Hello guys, today's emergency topic discussion is about the hypovolemic shock. हाइपोवोलेमिक शॉक में बेसिकली वॉल्यूम कम हो रहा है, हार्ट का कोई इशू नहीं है, हार्ट अपनी पंपिंग सही कर रहा है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो बेसिकली ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, यू ऑलरेडी नो कि ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। 55% उसमें प्लाज्मा होता है और 45% रिमेनिंग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, सेल्स होते हैं। तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो या तो उसके प्लाज्मा कम हो रहा होगा किसी भी फॉर्म में, या उसके ब्लड सेल्स जो डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और आरबीसीज हैं वो कम हो रहे हैं। तो हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो अब इसके कॉजेज समझने से पहले जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि ब्लड वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड वॉल्यूम कम होना, हेमरेजिक शॉक एंड नॉन हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक क्या होता है, जिसमें हेमरेज है, ब्लड लॉस हो रहा है बेसिकली। तो ब्लड किसी भी फॉर्म में लॉस हो रहा होगा तो इट विल रिजल्ट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। पहले तो वॉल्यूम कम होगा लेकिन अल्टीमेटली कंडीशन आएगी जिसको हम शॉक कहते हैं। तो हेमरेजिक शॉक में बेसिकली हेमाटोमेसिस एक है कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ब्लडी वॉमिटिंग कर रहा है, ब्लड निकल रहा है उसकी वॉमिटिंग में, या प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट पार्टम हेमरेज, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर कर जाए तो इट विल रिजल्ट इन ब्लड लॉस। ट्रॉमा, सर्जरी, अगर उसको ट्रॉमा हुआ है किसी भी फॉर्म में या उसकी सर्जरी हुई है, और ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी किसी भी फॉर्म में है तो इट विल रिजल्ट इन हेमरेजिक शॉक। बहुत से आरटीए के पेशेंट्स आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, दे कैन हैव हेमोरेजिक शॉक। दूसरा है फ्लूइड लॉस। अब यहाँ पर वो चीज़ आ जाती है जो बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि ब्लड इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा। तो अगर प्लाज्मा के भी किसी भी फॉर्म में लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इट इज़ बर्न्स में क्या होता है, बर्न्स में जब स्किन जलती है जो अंडर ब्लड वेसल्स भी रप्चर करती हैं, और दूसरा ये कि उनका फ्लूइड सारा ब्लड वेसल्स से निकल के बाहर आ जाता है, प्लाज्मा बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, शॉक। ओके, हाँ, हाइपोवोलेमिक शॉक। स्वेटिंग भी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, एक बंदा है वो धूप में काम कर रहा है सुबह से रात तक, इतनी गर्मी में शदीद में, ठीक है, शाम तक तेज़ धूप में काम कर रहा है तो उसके इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो इट कैन रिजल्ट इन हाइपोवोलेमिक। फिर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग जब बाहर आती है तो वो ब्लड तो नहीं है, दूसरी वॉमिटिंग है, लेकिन उसमें भी प्लाज्मा फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी का। और फिर डायरिया, कि किसी भी फॉर्म में स्टूल है और स्टूल में इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सारा कुछ हमारा लॉस हो रहा है। दूसरा पुअर ओरल इंटेक, एक ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको 3 दिन से वॉमिटिंग, डायरिया है, और वो इनपुट नहीं ले रहा, फ्लूइड्स उसके अंदर जा नहीं रहे, निकली जा रहे हैं, और फिर स्वेटिंग की फॉर्म में भी फ्लूइड्स निकलते हैं, यूरिन भी उसका आ रहा होता है, दूसरे भी फ्लूइड लॉसेस चल रहे होते हैं बॉडी में। तो इट कैन रिजल्ट इन हाइपोवोलेमिक शॉक है, इनपुट नहीं आ रहा, आउटपुट जा ही जा रहा है, तो दैट कैन रिजल्ट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। ये हो गए हमारे कॉजेस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मजे का कंसेप्ट देने लगी हूँ कि हमारी बॉडी जो है ना वो इस तरह से बनी हुई है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है ना तो ये नहीं है कि उसने वॉल्यूम को कम होते रहना है, होते रहने देना है, ऐसे नहीं होना। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, के बॉडी का ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो साथ ही क्या होगा, हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा होगा, प्री लोड हार्ट का कम हो जाएगा, उसका वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो उसका कार्डियक आउटपुट फिर कम होना शुरू होगा। और फिर टिश्यूज को ब्लड नहीं मिल रहा होगा, हमारे जो बड़े अच्छे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है हमारा, लंग्स हैं, और जो यही है ना इम्पॉर्टेंट वाइटल है, हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारे लंग्स वाइटल है ना, और हमारे हमारे जो हार्ट, ओके। जब इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होगी ना तो बॉडी जो है इनको ब्लड सप्लाई करने के चक्रों में क्या करेगी, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको ब्लड सप्लाई की कॉम्प्रोमाइज चक्रों में क्या करेगी, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फिर वो सारे उसके साइंस आने लग जाएंगे बॉडी में कि बीपी जो है वो, बीपी तो चलो बात की बात है, उसको स्टेबल करने के चक्रों में ये चलेगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पल्स पल्स बढ़ जाएगी, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और उसकी पेरिस्टालसिस तो चलो रुकेगी, क्या होगा, उसके ब्रेन को किसी चक्रों में ब्लड सप्लाई लेने की कोशिश होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना वो चलना की कोशिश करेगा, उसके रिजल्ट्स में हम देखेंगे कि
एग्जामिनेशन पे फिर उस सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से ही हमें क्या क्या नजर आएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देती हूँ, किडनीज। किडनीज को हमारा कार्डियक आउटपुट जो है ना, वो फॉर एग्जाम्पल 40% कार्डियक आउटपुट किडनीज को नॉर्मली जा रहा होता है, लेकिन जब उसको किडनीज को ब्लड सप्लाई नहीं ना मिल रहा होता, तो किडनीज क्या करती हैं, किडनीज जो है ना वो कहती हैं कि बॉडी में ब्लड नहीं है, बॉडी में वॉल्यूम कम है, तो वो उसके चक्रों में यूरिन को कम करना शुरू कर देती हैं, निकालना बंद कर देती हैं। ठीक है, यूरिन को कम करना शुरू कर देती हैं, निकालना बंद, यूरिन आउटपुट ड्रॉप करता है। तो शॉक में आपको पता है यूरिन आउटपुट ड्रॉप करता है। तो अब हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होगी पेशेंट की, उसकी स्किन जो है ना उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलना, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मिलना है उसी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। तो स्किन कैसी हो जाएगी इन लोगों की, कोल्ड कोल्ड स्किन हो जाएगी, ठंडी बर्फ। ठीक है, तो आप इनको हाथ लगाओगे ना तो ठंडे बर्फ हुए होंगे इनके हाथ। क्यों? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, स्किन की ब्लड सप्लाई कम है, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी शॉक की कंडीशंस होती हैं जिसमें स्किन जो है वो वार्म होती है, वो सेप्टिक शॉक है जिसमें इन्फेक्शन है। फिर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस समझ आ रही है क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिल रहा, तो ब्रेन बेचारा क्या काम करना है उसने, बंदे ने बेहोश ही होना है। यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि किडनीज वाटर को कंजर्व करिए, यूरिन को कम रिलीज करेंगी, यूरिन आउटपुट ड्रॉप हुआ होगा, तो ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी। फिर आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे तो आप उसकी वाइटल्स लोगे ना, तो वाइटल्स में आपको पल्स जो है वो बहुत ही लो वॉल्यूम फीबल सी मिलेगी, लेकिन वो हार्ट अटैक कार्डिया वाली पल्स होगी। पल्स रेट बड़ा तेज तेज हुआ होगा लेकिन वो होगी लो वॉल्यूम फीबल। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी शुरू हुई हुई है, उसने हार्ट रेट पल्स ज़्यादा कर दिया, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, बीपी तो ड्रॉप होगा ऑब्वियसली, बेचारा हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं रहा, उसने क्या पंप करके ब्लड प्रेशर जनरेट करना है, इतना कम वीनस रिटर्न उतना कम कार्डियक आउटपुट, तो बीपी ड्रॉप। टेम्परेचर तो नॉर्मल ही होगा उसका, यहाँ पे क्या काम। और हो सकता है उसको किसी इन्फेक्शन भी हुआ हो, मे बी उसको टेम्परेचर हुआ हो, लेकिन टेम्परेचर इज अनरिमार्केबल। फिर रेस्पिरेटरी रेट जो है ना उसका नॉर्मल भी हो सकता है, टेक्निक भी होता है। क्यों रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है शॉक के पेशेंट्स? कंसेप्ट देती हूँ आपको, देखें, हमारा जो हार्ट है ना वो हमारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा, हमारी बॉडी पार्ट्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, हमारा लंग्स कहेंगे हम किसी तरह तेज़ी तेज़ी से पंप करते हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए, तो वो जो चीज़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही वो तो ज़्यादा मिले ना, तो हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है। आई समझ? जीसीएस इनका ड्रॉप हुआ हो सकता है क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। टंग इनकी ड्राई हार्ड होगी क्योंकि उनकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, फ्लूइड ही नहीं है, तो टंग तो ड्राई होगी होगी। और इनका कैपिलरी रीफिल टेस्ट अगर हम करें तो नॉर्मली जब हम कैपिलरी रीफिल टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा वो जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं ना नेल बेड को तो छोड़ते हैं तो साथ ही वो रेड हो जाता है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट में तो ऐसा होता है, लेकिन इन पेशेंट्स में ब्लड पेरिफ्रीज में नहीं जा रहा, तो जब हम इनका कैपिलरी रीफिल टेस्ट करेंगे, हम प्रेस करके छोड़ेंगे तो इनका वो रेड कलर वापस आते हुए टाइम लगेगा, 7 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ इज़ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? ABC, इसकी जो अच्छी मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं तो किसी भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल में क्या होता है, ABCD यही होता है ना। तो यहाँ पर एक और अच्छा सा, लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को हम हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, टिश्यू परफ्यूजन कम है, ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है, हार्ट नॉर्मल हो सकता है, अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली रिससिटेशन, अर्ली ट्रीटमेंट, बेटर आउटकम्स। यहाँ पर सारे कॉजेज जो मैंने ऊपर भी नहीं बताए वो भी उनसे भी ज़्यादा कॉजेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हेमोरेजिक और नॉन हेमोरेजिक शॉक के। ये देखें जी, हेमोरेजिक शॉक में ट्रॉमा, ब्लंट एब्डोमिनल सर्जरी, पेनिट्रेटिंग इंजरीज, पोस्टपार्टम एंटीपार्टम हेमरेज, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अपर जीआईटी ब्लीड, लोअर जीआईटी ब्लीड, हेमेचूरिया, मेजर सर्जरी, इंटरनल ब्लीडिंग, स्प्लीनिक लिवर इंजरी। और नॉन हेमोरेजिक में गैस्ट्रोइंट्राइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से सीवियर वॉमिटिंग, बर्न्स, स्वेटिंग, पुअर ओरल इंटेक, पोलीयूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, हीट स्ट्रोक, थर्ड स्पेसिंग लॉस, पेंक्रियाटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इनमें भी आपको हाइपोवोलेमिक शॉक मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस की वजह से वीनस रिटर्न कम है, हार्ट को कार्डियक आउटपुट कम हो गया क्योंकि उसको वीनस रिटर्न नहीं मिल रहा, ब्लड प्रेशर कम, टिश्यू परफ्यूजन कम, सेल हाइपोक्सिया में जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस, ये देखें जी,
यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बन रही होती, हाइपोक्सिया हुआ होता है, तो बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है, जिसके रिजल्ट में बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर और डेथ होती है। और यही लैक्टेट लेवल्स हम फिर चेक भी करवाते हैं उनके, ये चेक करने के लिए कि बॉडी कितना लैक्टिक एसिड बना रही है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पेशेंट की क्या है? पेशेंट बहुत ही वीक है, डिजीनेस, सिनकपी, क्योंकि उसके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, उसको बहुत प्यास लगेगी, पैल्पिटेशंस, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, अल्टर्ड मेंटल स्टेट, कोल्ड हैंड फीट, इस तरह की हालत है। तो मरीज इधर थोड़ी सी आंखें खुली हैं, वैसे ही बेहोश हुई होती है, जीसीएस ड्रॉप होता है। कोल्ड वर्सेस वार्म शॉक, ये देखें जी, अभी जो हमने शॉक डिस्कस किया हाइपोवोलेमिक शॉक, उसमें परफ्यूजन कम है तो कोल्ड शॉक है, कोल्ड पेरीफ्रीज है, कार्डियोजेनिक शॉक, लेट सेप्टिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। शुरू के सेप्टिक शॉक में आपको बॉडी वार्म मिलती है, लेकिन लेट सेप्टिक शॉक में भी आपको कोल्ड बॉडी मिलती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता परफ्यूजन ड्रॉप करती है। एनाफिलेक्टिक शॉक में भी आपको वार्म बॉडी मिलती है, और न्यूरोजेनिक शॉक में भी आपको वार्म बॉडी मिलती है। तो अगर आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज मिल रही हैं, पेल स्किन मिल रही है, डिलेड सीआरटी एंड वीक पल्स मिल रही है, थिंक ऑफ कोल्ड शॉक। और अगर आपको वार्म एक्सट्रीमिटीज, फ्लैश स्किन, बाउंडिंग पल्स, वाइल्ड पल्स प्रेशर मिल रहा है, तो थिंक ऑफ वार्म शॉक। सो हाइपोवोलेमिक शॉक इज कोल्ड शॉक। फिर हमने जी उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, हमें पल्स टैकीकार्डिया वाली मिली, ब्लड प्रेशर शुरू में तो नॉर्मल है, आहिस्ता आहिस्ता हाइपोटेंशन, नैरो पल्स प्रेशर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट रैपिड शैलो ब्रीदिंग, टेकिपनिया, टेम्परेचर लो हो सकता है, कोल्ड स्किन लेकिन हाई नहीं होता। जीसीएस शुरू में तो नॉर्मल है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, टंग इनकी ड्राई होगी, कोटेड होगी, कैपिलरी रीफिल टेस्ट क्या होगा, 2 सेकंड से ज़्यादा का होगा, और सीवियर शॉक में 7 सेकंड्स का भी ज़्यादा होगा। यूरिन आउटपुट रिड्यूस्ड, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए नॉर्मल यूरिन आउटपुट क्या होता है। तो 1 घंटे में हर पर जी 0.5 ml होना चाहिए। तो अगर 0.5 ml का आपने 70 kg का निकालना है, तो वो आपका 35 तक बनता है कि 35 ml पर आवर एक बंदे का यूरिन आउटपुट होना चाहिए नॉर्मल। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं मैनेजमेंट पे। जब हमें समझ आ गई कि हमने पेशेंट को कैसे डायग्नोस करना है, नाउ ABCDE प्रोटोकॉल है आपका। एयरवे, सबसे पहले एयरवे खराब है पेशेंट की। देखें, एयरवे में ना आप ऑक्सीजन ब्रीदिंग, एयरवे में आप देखो कि पेशेंट की एयरवे पेटेंट है क्या, वो जिससे जिससे वो सारी ऑक्सीजन गुजर के उसके अंदर जानी है, वो सारा पेटेंट है। अगर नहीं है, उसका जीसीएस ड्रॉप्ड है, तो फिर आप उसको इंटीबेट करेंगे, ईटीटी ट्यूब पास करेंगे। अगर उसकी ब्रीदिंग देखें, उसका ऑक्सीजन आपने जो है ना वाइटल्स में आपने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन प्रोब से अगर आपको कम मिल रही है, तो आपने क्या करना है, देखें एक बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आपके पास अगर आपने पिज़्ज़ा डिलीवरीज करनी है एक घर के अंदर, तो आपके पास मतलब किसी होटल में, तो आपके पास ट्रक्स कम है, तो आप क्या करोगे, आप उन ट्रक्स को जितना ज़्यादा भर सकते हो आप भर के भेजोगे, ठीक है। इसी तरह हमारे जो हीमोग्लोबिन है, अगर बॉडी को नहीं मिल रही ऑक्सीजन बॉडी की चीज़ों को, तो हीमोग्लोबिन को ज़्यादा से ज़्यादा भर के भेजना है ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो डिलीवर करे जितना भी ऑक्सीजन। तो हाई फ्लो ऑक्सीजन 10 to 15 लीटर्स पर मिनट वाया द नॉन रीब्रीदर मास्क। फिर सर्कुलेशन आ जाती है सी। अब देखें, अब पेशेंट को लार्ज बोर आईवी कैन्यूलास पास करने हैं, 14 to 16 गॉज के हमने आईवी कैन्यूलास पास करने हैं। क्यों लार्ज बोर पास करने हैं? इसीलिए कि हम चाहते हैं जल्दी से पेशेंट के अंदर फ्लूइड जाए, तो हम बड़े बड़े कैन्यूलास यूज़ करेंगे, एक साइड पे एक लगाएंगे, दूसरी साइड पे दूसरा लगाएंगे, और इसके साथ ही हम जो है उसको दे देंगे, फ्लूइड्स लगा देंगे, उसके साथ फ्लूइड्स अटैच कर देंगे, रिंग इलेक्टेड नॉर्मल सेलाइन। और अगर उसका ब्लड कम है, ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन्स भी लगाएंगे। फिर उसके साथ ही आपने जैसे ही उसको फ्लूइड्स दे रहे हैं, आप अपने आईवी लाइन पास की हुई है, आप उसके ब्लड सैंपल्स भेजें, जिसमें आप उसकी सीबीसी चेक करनी है, उसकी ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कर सकें। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, आरएफटीज, ब्लड ग्लूकोज, लैक्टेट लेवल्स, अगेन फॉर चेकिंग द लैक्टिक एसिडोसिस कितना हो रहा है, कोगुलेशन प्रोफाइल, और उसकी फ्लूइड रिससिटेशन इमीडिएटली आपने स्टार्ट कर देनी है। थर्ड डी, डी में आप डिसेबिलिटी में क्या चेक करेंगे, उसका जीसीएस, उसका प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन। एक्सपोजर में आप उसको फुल एक्सपोज करेंगे और उसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को लुक करेंगे, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और उसको वार्म रखेंगे, क्योंकि वो कोल्ड है ना, तो आपने उसको वार्म रखना है। तो इस तरह से आप उसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो फ्लूइड रिससिटेशन आप किस तरह से करेंगे, उसकी तरफ आते हैं। देखिए, फ्लूइड इतना जाना चाहिए कि ये ना हो कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवरलोड भी नहीं करना,
तो हमारा फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए भी आपने यूरिन आउटपुट देखते रहना है। तो स्टार्ट में आपने आईवी उसको रिंगर लैक्टेट लगाना है 1 लीटर, पहले आधे घंटे में उसको पूरी लीटर की रिंगर लैक्टेट चला जाना चाहिए। अब रिंगर लैक्टेट का क्या फ़ायदा है, रिंगर लैक्टेट के अंदर जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के कंपोनेंट से मैच कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। और दूसरा ये कि ये रिंगर लैक्टेट क्या करता है, ये जाके जो एसिडोसिस हुई होती है ना उसको करेक्ट कर रहा होता है। बॉडी में अगर एसिडोसिस है तो ये बाइकार्बोनेट जनरेट करवाता है फ्रॉम लैक्टेट और क्या करता है कि उसको एसिडोसिस को भी करेक्ट करता है। इस वजह से रिंगर लैक्टेट को प्रेफर किया जाता है। तो आपने पहले आधे घंटे में उसको 1 लीटर रिंगर लैक्टेट देनी है। अगर रिंगर लैक्टेट नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन स्टार्ट में दे सकते हैं और फिर आप उसके फ्लूइड्स कंटिन्यू करेंगे। फ्लूइड्स अब कैसे कंटिन्यू करने हैं वो हम देख लेते हैं। रिंगर लैक्टेट आपने पहला आधे घंटे में 1 लीटर लगा दिया, उसके आधे घंटे में आपने उसके अगले घंटे में आपने फिर से जो है सॉरी इधर से थोड़ा सा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि आपने ऑक्सीजन अटैच कर दी और उसके ब्लड सैंपल्स ले लिए, ये आपने कर लिया। ओके, आपने 2 उसके आईवी बोर कैन्युलास लगा दिए और आपने उसकी रिंगर लैक्टेट पहले आधे घंटे में रिंगर लैक्टेट 1 लीटर और नॉर्मल सलाइन 1 लीटर। पहले आधे घंटे में आपने 1 लीटर रिंगर लैक्टेट 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देना है और उसके अगले घंटे में भी आपने रिंगर लैक्टेट का 1 लीटर लगा देना है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब उसके अगले 1 घंटे में आपने 1 लीटर रिंगर लैक्टेट, उसके अगले 1 घंटे में 1 लीटर रिंगर लैक्टेट, उसके अगले 1 घंटे में 1 लीटर लेंगे, उसके अगले 2 घंटे में आपने 1 लीटर रिंगर लैक्टेट जो है वो लगाना है। ठीक है, फ्लूइड कैलकुलेट आपने कर लेना है। आपको पता है कि आप किस तरह से फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं कि बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। जब हमने कर रहा होना ना ये सब कुछ, तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि कोई साइंस ऑफ एडीमा या ओवरफ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम जेवीपी चेक करेंगे। अगर जेवीपी रेज है तो वो हमें ये बताएगी कि जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो एक्सेस में चला गया है बॉडी को। तो ये हमने पल्मोनरी एडीमा भी करवा सकता है अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, तो हम ये देखेंगे। तो यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 0.5 ml पर kg पर आवर। साथ में हम फोली पास करेंगे टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, वो हमने देखा था कि क्यों करना है। उसके बाद साथ में हम इंजेक्शन फ्लैजल 500 mg आईवी स्टैट, इंजेक्शन सिप्रो 400 mg आईवी स्टैट, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये रन करेंगी अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शियस काज है, जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस है उसकी वजह से जब हो रहा होगा तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स हम देंगे। पैंक्रेटाइटिस है उसकी वजह से हाइपोकोलेमिक शॉक है हाइपोवोलेमिक, तो उसमें हम ये एंटीबायोटिक्स देंगे। तो इस तरह से हमने लेके चलना है। और अगर पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग है तो ग्रेविनेट जो है 550 mg आईवी स्टैट वो भी जाएगा इंजेक्शन। और अगर पेशेंट को पेट में दर्द है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोएंटराइटिस का केस है, तो उसमें नॉस्पा भी जाएगा इंजेक्शन 40 mg आईवी स्टैट। और फॉलो सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, रीनल पैरामीटर्स एंड एलडीएच। सीबीसी में आप फॉलो करेंगे कि पेशेंट की एचबी कितनी है, ड्रॉप तो नहीं की हुई, अगर कम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चाहिएंगी पेशेंट को। और साथ में हमने देखना है कि WBCs राइज तो नहीं है, इन्फेक्शियस कॉज को रूल आउट करना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का कहीं मॉनिटर्स वो तो नहीं हो रही, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस। और उसके बाद रीनल पैरामीटर्स देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं किडनी तो नहीं इफेक्ट हो रही, फेल तो नहीं हो रही, एक्यूट किडनी इंजरी तो नहीं हो रही। LDH लेवल, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज देखना बहुत ज़रूरी है जो हमें बताएगा कि शॉक के अंदर पेशेंट जा रहा है कि नहीं। और अगर हम मेंटेनेंस फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को कि जो ऑब्वियसली पेशेंट के अंदर कमी हो गई है, उस फ्लूइड को तो हम पूरा कर रहे हैं। मैंने बताया कि किस तरह से हमने उसको लेके जाना है कि पहले आधे घंटे में, फिर अगले आधे घंटे में, उसके अगले घंटे में, उसके अगले घंटे में, उसके अगले, किस तरह से हमने रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन चलाना है। लेकिन जो पेशेंट के ऑन गोइंग लॉसेज हैं जो अभी चल रहे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम अगर एक वॉमिटिंग का एपिसोड है तो साथ ही हम नॉर्मल सलाइन 500 ml चलाएंगे। और अगर एक एपिसोड डायरिया का है तो हर एपिसोड के बाद हम रिंगर लैक्टेट 500 ml देंगे। और अगर पेशेंट का 1 डिग्री टेम्परेचर रेज है तो हर टेम्परेचर का डिग्री जो है ना उसके लिए 200 ml रिंगर लैक्टेट पेशेंट को जाएगा। तो ये उस केस में है जो ऑन गोइंग लॉसेस चल रहे हैं। तो अगर हर एपिसोड के बाद हमें क्या करना है, अगर पेशेंट की वॉमिटिंग सेटल हो जाती है, पेशेंट स्टेबल हो रहा है और फिर पल्स वगैरह वाइटल्स उसके मॉनिटर कर रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं सारा कुछ, तो फिर आप उसको जो है ओरल एंटीबायोटिक्स ORS पे शिफ्ट कर दोगे। तो इस तरह से जो है हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन अगर ये तो था ना गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस में हमने कैसे पेशेंट को लेके चलना है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस के बाद पेशेंट शॉक पे चला गया, हाइपोवोलेमिक, उसको वॉमिटिंग डायरिया के बाद इस तरह से हुआ। हेमोरेजिक कॉजेज़ जो होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं,
हेमोरेजिक कॉजेज़ की वजह से जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसमें हम पेशेंट को रिंगर लैक्टेट का बोलस देते हैं। जैसे ही पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आ रहा है सेकेंडरी टू ब्लीडिंग, तो हाइपोवोलेमिक शॉक उसको हो रहा है, तो हमने उसको रिंगर लैक्टेट का बोलस देना है और फिर हमने उसका अर्जेंट फास्ट स्कैन करना है। फास्ट स्कैन हमने उसके एब्डोमेन का करना होता है और हमने लुक करना होता है फॉर द हिडन कॉज कि कोई जगह ब्लीड तो नहीं कर रही अंदर। फास्ट स्कैन से हमें क्या पता चलता है, हमें सोर्स ऑफ ब्लीडिंग पता चल जाता है कि पेशेंट को जो हाइपोवोलेमिक शॉक है अदर कहाँ से हो रही है उसकी ब्लीडिंग। चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन हमने करवाना है और एक्सरे जो है ऑफ द ब्रोकन बोन्स, अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ था तो देखें आपको पता है ना कि हमारी जो फीमर होती है अगर वो फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट का 2 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है। और अगर पेशेंट का जो होती है हिप बोन, ठीक है, जो है वो फ्रैक्चर हो तो उसमें भी तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो पेशेंट का लॉस हो गया होता है। फिर इसी तरह अगर पेशेंट की टीबिया फ्रैक्चर है तो ह्यूमरस फ्रैक्चर है, दोनों के केसेस में 750 ml तो पेशेंट का लॉस होना ही होना है। तो हमने उनको भी चेक करना है और फिर हमने उसको रीस्टोर करना है, रिससिटेट एंड रिप्लेस द ब्लड। तो इस तरह से हमारा जो है ना केस चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस हम देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी, हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल्स एंड वॉमिटिंग 2 days, मल्टीपल एपिसोड्स, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 1 day एंड कोल्ड पेरिफ्रीज। तो इससे हमें पता चला कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है आफ्टर दिस गैस्ट्रोएंटेराइटिस केस। तो दिस इज डायग्नोसिस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस लीडिंग टू शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। बीपी पल्स वगैरह लिया तो बीपी देखिए कितना कम हुआ है, 80/40, टेम्परेचर 100, मतलब कोई इन्फेक्शियस कॉज है। पल्स 112 ज़्यादा हुई है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हुआ है, उन्होंने देखा क्यों चल रहा है। एग्जामिनेशन पे हमें कोल्ड पेरिफ्रीज मिली, कोल्ड लिम्स मिली और उसका ऑक्सीजन देखें लेवल कितना हुआ है, 95% सैचुरेशन है उसकी ऑक्सीजन की। जीसीएस उसका 13 है आउट ऑफ 15, माइल्डली जीआईटी एब्डोमेन टेंडरनेस है और रेस्पिरेटरी और सीवीएस क्लियर है। तो दिस इज द केस ऑफ acute gastroenteritis leading to hypovolemic shock. How you will manage this patient? जल्दी से उसको 2 wide bore IV lines पास करेंगे, उसकी सारी बेस लाइन्स भिजवाएंगे, LDH लेवल्स भिजवाएंगे, उसका ब्लड कल्चर भिजवाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स वी हैव टू सेंड द ब्लड कल्चर रिपोर्ट। ऑक्सीजन उसको पास करेंगे 2 लीटर्स के रेट पे। क्यों ऑक्सीजन पास करेंगे मैंने आपको बताया था। फिर उसको रिंगर लैक्टेट पहले आधे घंटे में उसको 1 लीटर रिंगर लैक्टेट 1 लीटर नॉर्मल सलाइन दे देना है और फिर उसको आगे से जैसे मैंने आपको बताया अगले आधे घंटे में फिर 1 लीटर रिंगर लैक्टेट, उसके अगले घंटे फिर 1 रिंगर लैक्टेट 1 लीटर, उसके अगले घंटे, इस तरह से मैंने जो बताया था उस तरह से आपने उसको फॉलो करना है। उसकी वाइटल्स मॉनिटरिंग साथ साथ चलती रहेगी। और फिर अगर फीवर है तो प्रोवास 1 ग्राम IV स्टैट, फीवर था ना पेशेंट को 100 डिग्रीज, और उसका जो है क्योंकि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस केस है तो ओमेगा 40 मिलीग्राम ही 40 है, 40 मिलीग्राम IV स्टैट। सिप्रो एंटीबायोटिक्स जाएंगी क्योंकि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट है और फीवर है उसको, तो सिप्रो फ्लैजल जाएंगी, सिप्रो 400 mg IV स्टैट, फ्लैजल 500 mg IV स्टैट। और क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस है उसको अगर पेन है पेट में तो इंजेक्शन नॉस्पा 40 mg IV स्टैट, ओमेगा 40 mg IV स्टैट, फोली पास करेंगे, उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। प्लान दैट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, ये सारा हमने बात की कि अगले आधे घंटे में रिंगर लैक्टेट 1 लीटर, उसके अगले घंटे रिंगर लैक्टेट 1 लीटर, उसके अगले घंटे रिंगर लैक्टेट 1 लीटर, उसके अगले 2 घंटे के अंदर 1 लीटर रिंगर जाएगा, उसके अगले 2 घंटे जो है 1 लीटर रिंगर लैक्टेट जाएगा, जिससे पेशेंट की फ्लूइड रिप्लेसमेंट होगी। और ऑनगोइंग लॉसेस हमने देखा था कि किस तरह से ऑनगोइंग लॉसेस को देना है अकॉर्डिंग टू फीवर, अकॉर्डिंग टू वॉमिटिंग एपिसोड एंड अकॉर्डिंग टू the stool episodes. Okay, so replacements of the ongoing losses. वॉमिटिंग के लिए रिप्लेस विद आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड्स और द नॉर्मल सलाइन, हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। डायरिया के लिए रिप्लेस विद द रिंगर लैक्टेट एंड ORS अगर पेशेंट और टॉलरेट कर सकता है तो। फीवर के लिए एडिशनल फ्लूइड्स जैसे मैंने आपको बताया। Once vomiting settles, start oral intake, continue oral antibiotics if indicated. Hemorrhagic shock की कैसे मैनेजमेंट है? कंट्रोल ब्लीडिंग इमीडिएटली, गिव ब्लड प्रोडक्ट्स अर्ली। अगर हेमोरेजिक शॉक है तो उसका मस्ट ग्रुप उसका ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच हो के जल्दी से उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होनी चाहिए। और साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशंस, फास्ट स्कैन, चेस्ट एक्सरे पेल्विस, ब्रोकन बोन्स, CT स्कैन इफ स्टेबल तो वो CT स्कैन कराना है। उसको ट्रॉमा पैक लगाना है। ट्रॉमा पैक क्या होता है?
ट्रॉमा पैक ऐसे ही है जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में आग लग जाती है, तो क्या आप उस घर में सिर्फ एक फायर फाइटर भेजेंगे आग बुझाने के लिए? नहीं, आप उसके घर में और बहुत सी टीम भेजेंगे, पूरी टीम। इसी तरह ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से, एक बॉडी है उसकी ब्लड लॉस हुआ है, तो आप उसको ट्रॉमा पैक लगाते हैं। ट्रॉमा में मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसमें आप एफएफपीज, प्लेटलेट्स और जो आपके 1:1:1 पैक्ड आरबीसीज जो है, इनके रेशो से चलता है। मतलब पैक्ड आरबीसीज, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इसमें क्या होगा, पेशेंट का अगर प्लेटलेट्स कम है वो भी पूरे हो जाएंगे, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है वो भी पूरे हो जाएंगे, उसके आरबीसीज कम है वो भी पूरे हो जाएंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं। इससे हमारी कोगुलोपैथी, टेम्परेचर और कैल्शियम करेक्ट होता है। ओके, डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होती है कि ट्रीट द कॉज। अगर पेशेंट को इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग है तो हम इमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे, फास्ट स्कैन करेंगे, जल्दी से सोर्स ऑफ ब्लीडिंग फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जल्दी से उसकी इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग के लिए इमरजेंसी उसका लेप्रोटमी करनी है, उसका पेट खोल के देखना है आखिर ब्लीडिंग कहाँ हो रही है और उसको हमने बंद करना है। अगर उसको अपर जीआईटी ब्लीड कॉज है, हिमेटोमेसिस, उसकी ब्लडी वॉमिटिंग थी, तो आपने अपर जीआईटी एंडोस्कोपी प्लान करनी है देखने के लिए कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या था। मे बी उसको हेमेटोमेसिस, अपर जीआईटी ब्लीड के आगे से बहुत से कॉजेज़ होते हैं, इसका हमारा पूरा इमरजेंसी लेक्चर है एक, ठीक है। उसको अपने अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीट करना है। अब ब्लीडिंग प्रोडक्टम थी, मेलेना था, तो आपने जब पेशेंट स्टेबल होगा उसकी कोलोनोस्कोपी प्लान करनी है। ओके, और पेशेंट को अगर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो ऑब्वियसली गायनी का ये केस है, तो गायनी एंड सर्जरी वालों को अंदर इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो उसको इमरजेंसी ओपन करें उस एक्टोपिक साइट को और उसको ट्रीट करें। और अगर पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज है, ये भी आपके गायनी का ही केस है कि पेशेंट की मैंने भी जब गायनी की थी तो इस तरह होता था कि बहुत सी फीमेल्स जो थी, जब वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या होता था कि उनको पोस्टमार्टम हेमरेज होता था। मे बी उनके अंदर कोई क्लॉट्स रह गए होते थे ब्लड के। तो मैं जो थी बाहर बैठी हुई थी, एक मुझे केस अभी तक याद है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पर एक पेशेंट थी, उसके अभी रिसेंट नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैं गई उसके पास। एक्चुअली उनके जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इनकी ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। एक्चुअली हमने जब भी नॉर्मल डिलीवरी के केसेस करने होते हैं तो हमने उनको बताना होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ठीक है, तो हमें बताना है। तो वो बताने आई और मैं गई और मैंने पर विजाइनल एग्जामिनेशन की एंड देयर वर क्लॉट्स ऑफ ब्लड। और फिर मैं जब इतनी देर में ही मैंने सीनियर को बुलाने गई ही थी कि वो कोलैप्स कर गई पेशेंट, उसकी पल्स ड्रॉप कर गई। पहले तो मतलब एकदम से उसका बीपी ड्रॉप कर गया, वो अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गई और एकदम से वो विद इन मिनट्स का ये काम होता है और जान बचाना विद इन मिनट्स। एंड वो कोलैप्स हुई और फिर उसकी जल्दी से सबको बुलाया, सर्जरी वालों को, गानी वालों को, और वो सारी टीम आई, उसको शिफ्ट किया ओटी में, उसको जल्दी से ईटीटी पास की, उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सारी, उसको ब्लड पैक्स लगे, उसके ब्लड ग्रुप हमें पहले ही पता था, हमने उसकी जल्दी से ब्लड पैक्स अरेंज करवाए, फ्लूइड्स अरेंज कराए, हमने उसको शिफ्ट किया और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रिससिटेट किया गया था। तो पोस्टमार्टम हेमरेज की बात कर रहे थे, ट्रॉमा डैमेज कंट्रोल सर्जरी और ये सारा कुछ जो है ट्रॉमा के केसेस में जाएगा। और रिकॉग्नाइज अर्ली, रिससिटेट अर्ली एंड ट्रीट द कॉज एंड सेव लाइफ्स। तो आई वॉज जस्ट अ हाउस ऑफिसर दैट टाइम और मैं तो वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी, बट यू हैव टू डायग्नोज, ठीक है। मैंने उसको डायग्नोज किया कि शी वॉज नॉट वेल, मतलब इट कैन लीड टू शॉक। तो हो गया ऐसे। तो अगर आपको पता होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं और किस तरह से उनको मैनेज करना होता है, तो आप उसको कर सकते हैं मैनेज। तो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। ये आपको मैं भेज देती हूँ PDF ग्रुप में और आप वहाँ पर देखें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको मुझे बताएं और मैं आपको उसको डिटेल करना बताऊँगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक को हमने कैसे ट्रीट करना है। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।